हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एंजल कर्व के बारे में बात करेंगे, जो कि बीए सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों का जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजल वक्र क्या होता है। एंजल ने एक नियम प्रस्तुत करा जिसे कि एंजल का उपभोग नियम कहा जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और सभी तथ्यों को हम रेखा चित्रों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब हम जानते हैं कि एंजल कर्व या एंजल वक्र क्या होता है। जर्मन के एक सांख्यकार एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं अर्नेस्ट एंजल, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में विभिन्न आय वर्गों के पारिवारिक बजटों का अध्ययन किया। विभिन्न आय वर्ग मतलब उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के लोगों का और निम्न आय वर्ग के लोगों का। विभिन्न परिवारों द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय को उन्होंने विभिन्न मदों जैसे कपड़ा पर, मकान पर, खाद्यान्न पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन आदि में बांटा कि लोग विभिन्न परिवारों के द्वारा अपने व्यय को किस तरह से किन किन मदों पर खर्च किया जाता है। इसीलिए एंजल ने एक नियम प्रस्तुत करा जिसे हम एंजल का उपभोग नियम के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंजल का जो उपभोग नियम है वो आय के विभिन्न स्तरों पर किसी वस्तु विशेष की क्रय की गई मात्राओं के मध्य संबंध को बताता है कि आय का स्तर कोई भी हो, उस स्तर पर विभिन्न परिवारों के लोग किसी वस्तु विशेष की जो मात्रा क्रय करते हैं उसके मध्य संबंध को एंजल का उपभोग नियम बताता है। अर्नेस्ट एंजल ने जो उपभोग का नियम दिया, उसके अध्ययन का ये उद्देश्य था कि अगर आय में वृद्धि होती है, किसी भी परिवार के आय में वृद्धि होती है, तो परिवारों द्वारा भिन्न भिन्न मदों पर किए गए व्यय की राशि में क्या क्या परिवर्तन आता है। अर्थात आय में अगर वृद्धि होती है तो कुछ परिवार अपने भोजन पर व्यय अधिक करते हैं, कुछ मनोरंजन पर व्यय अधिक करते हैं। तो एंजल के अध्ययन का उद्देश्य यही ज्ञात करना था कि अगर किसी के आय में वृद्धि होती है तो वो किन किन मदों पर व्यय को अपने बढ़ाता है या फिर घटाता है। डॉक्टर एंजल ने विभिन्न वर्गों के बजटों का अध्ययन करके बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, जिसको हम आगे की स्लाइड्स में जानने का प्रयास करेंगे। अब हम जानते हैं कि एंजल का लॉ ऑफ कंजम्पशन या उपभोग का नियम क्या है। एंजल के अनुसार अगर किसी की आय में वृद्धि होती है तो भोजन पर सापेक्षिक व्यय में कमी होती है, तथा अगर आय में कमी होती है तो भोजन पर सापेक्षिक व्यय में वृद्धि होती है, जिसे हमने एरो के माध्यम से भी दिखाया है कि आय में अगर वृद्धि होती है तो भोजन पर सापेक्षिक व्यय में कमी होती है, आय में कमी होती है तो भोजन पर सापेक्षिक व्यय में वृद्धि होती है। अर्थात जिस अनुपात में आय बढ़ती है, भोजन पर व्यय उससे कम अनुपात में बढ़ता है। अब हम जानते हैं कि सापेक्षिक व्यय क्या होता है। सापेक्षिक व्यय का अर्थ होता है किसी निश्चित वस्तु, सेवा या क्षेत्र पर होने वाला वह व्यय जिसकी तुलना किसी अन्य चीज या कुल बजट के साथ की जाती है। इसे पहले हम तरीका देख सकते हैं कि कुल खर्च के अनुपात में एज ए प्रोपोर्शन ऑफ टोटल बजट। ये बताता है कि आप अपनी कुल आय या कुल बजट का कितना प्रतिशत किसी विशेष मद पर खर्च कर रहे हैं। जैसे एक परिवार अपनी कुल मासिक आय का 40% भोजन पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यहाँ भोजन और शिक्षा का सापेक्षिक व्यय रिलेटिव एक्सपेंडिचर क्रमशः 40% और 10% है। इसी तरह दूसरा तरीका है रिलेटिव टू अदर आइटम्स, यानी अन्य मदों की तुलना में। यह एक वस्तु पर होने वाले खर्च की तुलना दूसरी वस्तु पर होने वाले खर्च के अनुपात रेशियो के रूप में करता है। यदि सरकार डिफेंस यानी रक्षा पर रुपए 500 करोड़ रुपए और शिक्षा एजुकेशन पर 200 करोड़ रुपए खर्च करती है तो शिक्षा की तुलना में रक्षा का सापेक्षिक व्यय 5:2 का अनुपात होगा। तो हम सापेक्षिक व्यय को इस तरह से जान सकते हैं।
लाइन में जाना कि एंजल के उपभोग के नियम के अनुसार अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो भोजन पर व्यय आय में वृद्धि से कम अनुपात में बढ़ता है। इसी को हमने डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक्स एक्सिस पर कुल आय को दिखाया गया है तथा वाई एक्सिस पर व्यय को परसेंटेज और रुपए में दिखाया गया है। जो ब्लू लाइन है, इसमें ब्लू कर्व जो है वो हमें बताती है कि भोजन पर निरपेक्ष व्यय जो कि रुपए में है उसकी वृद्धि घटती हुई दर से होती है, तथा जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज कर्व है, वो हमें बताती है कि भोजन पर सापेक्षिक व्यय जो कि प्रतिशत में होता है वो घटता है। एंजिल का वक्र हमें ये भी बताता है कि अगर आय में कमी होती है या वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ कुछ मदें ऐसी होती हैं जिन पर परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है, इन पर व्यय स्थिर रहता है। जैसे आय में कमी या वृद्धि के साथ मकान, किराया, वस्त्र, जो प्रकाश है, ईंधन पर व्यय है, जो हमारा सापेक्षिक व्यय है, यानी कि हमारा सापेक्षिक व्यय रहता है स्थिर तथा उसमें कोई भी परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है। सापेक्षिक व्यय, रिलेटिव व्यय जब हमारा स्थिर रहता है तो इन मदों पर व्यय ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में आय बढ़ती है। सपोज अगर आय 50% बढ़ती है तो इन मदों पर व्यय भी हमारा 50% के बराबर ही बढ़ता है। पिछली स्लाइड में अभी हमने जाना कि जब आय में कमी या वृद्धि होती है तो उसके अनुसार मकान, किराया, वस्त्र, प्रकाश, ईंधन, कुछ ऐसी मदें हैं उन पर व्यय ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में आय बढ़ती है। तो इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर कुल आय को दिखाया है तथा वाई एक्सिस पर व्यय को प्रतिशत और रुपए में दिखाया गया है। जो ब्लू लाइन है वो हमें बताती है कि वस्त्र, मकान, किराया, प्रकाश और ईंधन पर निरपेक्ष व्यय जो होता है, हमारा एब्सोल्यूट जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है जो कि रुपए में होता है, उसमें वृद्धि एक समान दर से होती है। ना तो कोई कमी होती है उसमें और ना ही वृद्धि होती है, वो एक समान दर से बढ़ता है। जो रेड लाइन है स्ट्रेट, वो हमें बताती है कि वस्त्र, मकान, किराया, प्रकाश एवं ईंधन पर जो हमारा सापेक्षिक व्यय है यानी रिलेटिव जो एक्सपेंडिचर है जो कि प्रतिशत पे होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है। अर्नेस्ट एंजल ने हमें ये भी बताया कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे कुछ मद ऐसी होती हैं जिनमें आय में कमी के साथ कमी होती है तथा आय में वृद्धि के साथ उसमें वृद्धि होती है। जैसे आय में वृद्धि के साथ शिक्षा का क्षेत्र है, मनोरंजन है, स्वास्थ्य है, इन पर जो हमारा सापेक्षिक जो हमारा व्यय है, रिलेटिव एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता है और आय में कमी के साथ हमारा सापेक्षिक जो व्यय है, रिलेटिव एक्सपेंडिचर है, उसमें कमी होती है। इसको हम एरो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अगर आय में वृद्धि होती है तो शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि पर व्यय में वृद्धि होती है और अगर आय में कमी होती है तो शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि पर व्यय में भी कमी होती है। अर्थात आय जिस अनुपात में बढ़ती है उन मदों पर व्यय भी उसी अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ता है। मतलब अगर आय में वृद्धि इन मदों पर आय में वृद्धि अगर हमारी 20% होती है तो इन मदों पर व्यय उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। इस डायग्राम में शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो हमारा एक्सपेंडिचर है, निरपेक्ष एवं सापेक्षिक जो कुल व्यय है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। इसे हम ग्रीन कर्व के द्वारा दिखाया गया है। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर कुल आय को दिखाया गया है तथा व्यय जो कि प्रतिशत में और रुपए में है उसको हमने वाई एक्सिस पर दिखाया है। एंजल ने उपभोग के नियम में ये भी बताया
कि कुल बचत की राशि जो होती है कुल आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ती जाती है। अर्थात जिस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ती है, आय में वृद्धि होती है, उसी के अकॉर्डिंग कुल बचत में भी वृद्धि होती है। आय के स्तर में वृद्धि के साथ बचत का जो अनुपात है, रेशियो है, वो भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार से एंजल द्वारा प्रस्तुत जो निष्कर्ष हैं उनको ही हम एंजल का उपभोग नियम यानी एंजल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। ये नियम कीन्स के रोजगार और आय के सामान्य सिद्धांत का आधार भी है। एंजल वक्र को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज अगर व्यक्ति की मासिक आय मंथली इनकम उसकी ₹2000 यानी 2000 रुपीज़ है और भोजन को उसका व्यय जो है वो 1200 के बराबर है, यानी वो अपनी आय का 60% भाग जो है वो भोजन पर व्यय करता है। अगर व्यक्ति की आय में वृद्धि हो जाती है, माना 2000 से उसकी आय बढ़कर 3000 हो जाती है, लेकिन भोजन पर जो व्यय बढ़ता है उसका वो 60% के बराबर नहीं बढ़ता, बल्कि भोजन पर व्यय जो होता है 50% के बराबर, यानी 1500 रुपये ही भोजन पर वो व्यय करता है, जो कि पहले से सिर्फ 300 रुपये ही ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आय में जब जब वृद्धि होती है तो उपभोक्ता का भोजन पर सापेक्षिक व्यय जो होता है यानी रिलेटिव एक्सपेंडिचर जो होता है भोजन पर, वो उसका घट जाता है। इस वीडियो में हमने जाना कि अर्नेस्ट एंजल के द्वारा जो उपभोग का नियम दिया गया है उसमें क्या क्या उसकी बेसिक्स होते हैं कि आय में वृद्धि के साथ जो भोजन पर व्यय होता है वो उससे कम अनुपात में बढ़ता है, मनोरंजन आदि पर व्यय आय में वृद्धि के अनुपात से अधिक बढ़ता है। इसके अलावा इसको हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा भी जानने का प्रयास किया था। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर और लाइक भी करें। इसके अतिरिक्त अब जो इसका पार्ट 2 है उसमें हम जानेंगे कि आवश्यक वस्तुओं के लिए एंजल वक्र कैसा होता है, विलासिता की वस्तुओं के लिए, हीन वस्तुओं के लिए और सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में एंजल वक्र कैसा होता है, और साथ ही कुछ हम MCQs को भी अपने अगले पार्ट में जानेंगे। टिल देन, थैंक यू।